हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात कर ली थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड्स के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड्स. हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे और उन्हीं कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स के अंदर हमने टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स पढ़े थे, इन विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड. जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड था उसके अंदर हमने मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करी थी. बट आज का टॉपिक हमारा है टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड्स, यानी कि जो मेथड्स आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं. इफ़ यू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर, योर रिजल्ट विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट, फर्स्ट मेथड इन टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉज वॉल्यूम परसेंटेज. आपका सबसे पहला मेथड था वॉल्यूम परसेंटेज. हमारे पास दूसरा मेथड था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. दीज टू मेथड्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. आप लोग ये दोनों मेथड्स ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. फिर भी थर्ड हमारा मोलैरिटी. लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी दैट वाज अबाउट मोलैलिटी. मोलैरिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. एंड आवर फोर्थ लास्ट वन वाज नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन. वॉल्यूम परसेंटेज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V बाय V परसेंटेज. V का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वॉल्यूम परसेंटेज के लिए. दिस इज वेरी सिंपल. इफ यू आर टेकिंग अ सॉल्यूशन देन यू आर टेकिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बट वहीं पे अगर आप सॉल्यूशन की जगह पे कंपाउंड लेते तो सॉल्यूट की जगह पे आपका फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता. नेक्स्ट हमारे पास आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम W बाय V% भी दिखा सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. दिस इज आवर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला. दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी सिंपल टू पुट द वैल्यूज. हमें अगर क्वेश्चन के अंदर मास या वॉल्यूम किसी भी तरीके से कंपोनेंट का दिया हुआ है, वी कैन इजीली पुट द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूलाज एंड गेट आवर रिजल्ट. नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर मोलैरिटी. क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो तो आपसे 11th या 12th क्लास में दोबारा नहीं पूछी जाएंगी. बट द न्यू टर्म दैट इज यूज्ड इन दिस क्लास इज मोलैरिटी. मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. मोलैरिटी का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divide by volume of solution. यहाँ पे आपको मोलैरिटी को दिखाने के लिए आप जनरली इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स आपके किस यूनिट में प्रेजेंट होते हैं? मोल में. और वॉल्यूम आपका किस में प्रेजेंट होना चाहिए? हमेशा लीटर में. दिस इज द मस्ट कंडीशन फॉर मोलैरिटी दैट योर वॉल्यूम शुड बी प्रेजेंट इन योर लीटर कंसंट्रेशन. तो नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी विल बी मोल पर लीटर.
या तो आप इसको मोल पर लीटर लिख दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 3m दिया हुआ है, दैट मीन्स योर 3 मोल्स पर लीटर, इसका मतलब ये है। तो दिस इज योर मोलैरिटी। हम लोग जो भी वीडियोस में न्यूमेरिकल पोर्शन जब कवर करेंगे तो उनमें हम इन सारों के एग्जाम्पल भी लेंगे, पर अभी हमारे पास सिर्फ जनरल फॉर्मूलाज एंड टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को समझना थोड़ा सा टफ है, बट ओनली कंपैरेटिव टू मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। वैसे आसान है। और कैसे समझना है? नंबर ऑफ मोल्स, मेरे ख्याल से आप सभी को याद होगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो हियर इन दिस टर्म नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन का जनरल फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट of solute divide by volume of solution. Gram equivalent weight of solute divide by volume of solution. This is your normality. But फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा हमारे पास किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इधर कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट को निकालने से पहले आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलर मास, जो भी गिवन कंपाउंड आपके पास है उसका मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय एन फैक्टर। जैसे ही हम ये एन फैक्टर देखते हैं हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एन फैक्टर। एन फैक्टर कैन बी एनीथिंग। आपका एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है। अब आप कहोगे अगर कुछ भी हो सकता है तो हम तो इस हिसाब से कोई भी रिजल्ट अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। एन फैक्टर कैन बी एनीथिंग इन रिस्पेक्ट विद एनीवन। आप लोग कोई भी चीज़ उठा रहे हो उसके रिस्पेक्ट में एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और उस कंपाउंड के अंदर भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एन फैक्टर उसका हो जाएगा उसकी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। किसी भी एटम या एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी आपका होता है वैलेंसी। तो एलिमेंट या कंपाउंड या एटम या मैटर, उन सबके लिए आपका एन फैक्टर हमेशा क्या होगा, वैलेंसी उसकी। सेकेंड थिंग, अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में किसी एसिड की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, मैंने कह दिया कि आपको एसिड के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर निकालना है, तो एसिड के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी। जितनी भी एसिड की बेसिसिटी होगी वही नंबर उसके लिए क्या बन जाएगा, उसका एन फैक्टर। थर्ड हम लोग बात कर सकते हैं, मान लो आपको कोई बेसिक कंपोनेंट दे दिया जाए, आप यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड को एक न्यूट्रल एलिमेंट भी समझ सकते हो, न्यूट्रल कंपाउंड, तो वहाँ पे वैलेंसी देखेंगे। जब बेस की बात करोगे तो बेस के रिस्पेक्ट में आपको क्या मेजर करना पड़ेगा, एसिडिटी। अब आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि मैं आपका कोई भी एक एसिड ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ HCl, और मैं आपका एग्जाम्पल में ले रही हूँ H2SO4। दीज टू आर योर एसिड्स। एसिड की बेसिसिटी होती है द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड फ्रॉम एनी एसिड। किसी भी एसिड में से जितने भी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो सकते हैं आराम से, उसको हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं। तो HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, जब टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इट मीन्स 1 H पॉजिटिव कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम हियर and that is why the basicity of HCl will be 1.
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं H2SO4 की। तो H2SO4 के केस में आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है उसकी बेसिसिटी आपके पास हो जाएगी 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यही तो निकलेगा आपका। और जो ये निकल रहा है इसका मतलब कितने H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 2। सिमिलरली आप किसी भी बेस के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। अगर आपने कोई भी बेस लिया है NaOH ले लो, MgOH होल ट्वाइस ले लो, जो भी बेस आपने लिया है, अब उस बेस के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, उस बेस के रिस्पेक्ट में जो एसिडिटी होती है वो होती है द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज्ड। यानी कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कितने OH नेगेटिव निकल सकते हैं। तो यहां से एक ही OH निकल सकता है, तो एसिडिटी कितनी हो गई 1, और यहां से कितने निकल सकते हैं 2, तो इसकी बेस एसिडिटी कितनी हो गई 2। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एन फैक्टर। ये एक छोटी सी टर्म थी पर समझना कितना ज़रूरी थी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में एन फैक्टर निकाल रहे हो या एन फैक्टर यूज़ कर रहे हो तो वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि किसी भी गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको एन फैक्टर दिया नहीं जाएगा। ये तो था सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए। हमें निकालना क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, अब यहां से आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन के अंदर जिस भी एलिमेंट, कंपाउंड, एसिड या बेस के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मास तो गिवन होगा। तो गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, या तो जो आपको निकालना था इक्विवेलेंट वेट यहां से निकाल लिया, फिर हमें क्या निकालना था, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय equivalent weight, and this is how we can calculate our gram equivalent weight। अब आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से पहले आपको यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट हियर and can be divided by volume of the solution to get the normality of the given matter। जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसकी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस तरीके से फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके रिजल्ट निकालना है। These are the 4 methods which are temperature dependent methods because in this volume is concerned। वॉल्यूम को लिया गया है, वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एंड दैट इज वाई वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ कम या ज़्यादा हो सकता है। सो आर रिजल्ट कैन बी ऑल्सो मोल्डेड। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ कि वाई डू मोलैरिटी के ऊपर वाई डू मोलैलिटी प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, आंसर तो मैं अभी दे ही रही हूँ बट स्टिल यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन फॉर 1 मिनट। हमारे पास ये क्वेश्चन है, वाई डू मोलैलिटी प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। मैं कह रही हूं कि जो स्मॉल m है वो कैपिटल M के ऊपर कैसे हावी हो सकता है या उसको ज़्यादा क्यों यूज़ करा जा रहा है। सॉल्यूशन हमारे पास है कि मोलैलिटी जो है दैट इज़ आ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड। अगर आपने एक बार इस रिजल्ट को कैलकुलेट कर लिया तो टेम्परेचर घटाएं या बढ़ाएं उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस रिजल्ट को हमें चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिटल M के बारे में। कैपिटल M इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड। अगर आपने एक बार रिजल्ट निकाल लिया तो दोबारा चेक करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर घटाते या बढ़ाते ही रिजल्ट डज नॉट चेंज। यहां पे लिख दीजिए डज नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट चेंज। तो आप एक बात बताओ, क्या हम लोग इतने सुपर एक्टिव होते हैं कि हमारा हल्का सा टेम्परेचर घटा बढ़ा और हमारा रिजल्ट चेंज हो गया और हम दोबारा से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? नो, हम लोग क्या करेंगे भाई, एक बार देखेंगे, एक बार जो मेथड हमने कर दिया उसके बाद जो रिजल्ट आ गया हम उसको दोबारा से चेंज करने की कोशिश नहीं करते बिकॉज वी ऑल आर वेरी लेजी। तो हम लोग इसी वजह से मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपैरेटिव टू
मोलैरिटी। क्लियर है? दिस इज योर टॉपिक कंसंट्रेशन मेथड्स विच इज फिनिश्ड हियर. In the next video, we will go through the numericals of this concept and then we will move to our laws of chemical combination, जिनके बारे में आपने 9th class में already पढ़ रखा है. But in 9th class you have only studied about 2 laws of chemical combination. First is your law of conservation of mass and second is your law of constant proportion. But 11th class है, ब्रॉड आपका सिलेबस हो गया है, तो आपको बहुत सारे और लॉज के बारे में भी पढ़ना है. अभी हमारे पास 5 to 6 लॉज हैं जिनको हमें समझना है. तो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी. थैंक यू.